मुझे कभी कभी ताज्जुब होती है, जिन लोगों के गपलाबाजी के मुद्दे को लेकर के आपने एक इश्यू बनाया, मुद्दा बनाया, कहा कि कांग्रेस मुक्त अरुणाचल होगा, भ्रष्ट मुक्त अरुणाचल होगा, नंबर 1 स्टेट होगा इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, करप्शन फ्री स्टेट होगा, बोल बोल के कांग्रेस ने ये चोरी की, ये गपलेबाजी की, कांग्रेस ने ये किया, ये फंड का मिसयूज किया, इस पे व्हाइट पेपर चाहिए, इस पे ये चाहिए, जीडीपी गिरवा दिया, बोल बोल के आपने उस कांग्रेस की सरकार को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में वही सारे लोग, जिन लोगों के ऊपर आपने आरोप मले थे, वही सारे लोग चलकर आज आपकी बीजेपी के कैंप में आ गए और बीजेपी का चोला धारण कर लिया, तो उनके सारे पाप मिट गए। नहीं है, रोजगार नहीं है, जरा सा उनको थोड़ा सा एक्टिव कराने के लिए अरुणाचल क्यों नहीं भेज सकते आप लोग? भेज दीजिए, कम से कम वो भी एक एनर्जाइज हो जाएंगे, थोड़ा सा वो वर्कआउट कर लेंगे, काम कर लेंगे, तो उसकी दिमाग में जो बत्ती गुल होके बैठी है वो बत्ती भी खुल जाएगी। तो सीबीआई देने में क्या हर्ज है? पूरे भारत में हम पहला वो राज्य है जो अपने राज्य में सीबीआई को न्योता दे रहे हैं और सीबीआई की मांग कर रहे हैं। लोग सीबीआई का नाम दूर से देखकर सुनकर ही डर जाते हैं। हम पहले वो नागरिक है जो सीबीआई को दिल खोल के खुले मन से हम स्वागत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप आइए और जांच पड़ताल कीजिए। तो भारत की सरकार को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए सीबीआई भेजने में। भेज दीजिएगा सीबीआई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंचती है तो आज कितने दिनों से हम आपके बगल में बैठे हुए हैं, आपको भी इस बात की जानकारी होगी। क्यों नहीं होगी जानकारी? हम यहाँ संसद मार्ग से पिछले 1.5 महीने से डट कर बैठ कर हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के कानों तक हमारी बात ना पहुंची हो? क्या भारत देश में ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। एक पत्ता नहीं हिल सकता प्रधानमंत्री जी के जो नॉलेज में ना हो। पूरी देश की खबर रखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कोने कोने की खबर रखते हैं। तो क्या अपने यहाँ दिल्ली में संसद मार्ग में जंतर मंतर में क्या चल रहा है इसकी खबर नहीं होगी प्रधानमंत्री जी को? तो प्रधानमंत्री जी, आप इलेक्शन में व्यस्त होंगे। अब कुछ दिनों के बाद में आपका 2 राज्यों में इलेक्शन प्रारंभ होने वाली है, तो इलेक्शन में बिजी होने से पहले जल्दी से हमें भी यहाँ से अरुणाचल वापस भेज दीजिए ना। केवल एक हम क्या मांग रहे, एक कागज ही भेज दीजिए। आप उस पे लिख दीजिए कि चलो सीबीआई को हमने डायरेक्शन दे दिया है, अरुणाचल जाके वो इंक्वायरी कर ले। जो सेंट्रल फंड्स हम यहाँ से भेजते हैं उसका मिसयूज कहाँ हो रहा है, मिसमैनेजमेंट कहाँ हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में आपने कितने फंड्स भेजे, उनका पूरा ब्यौरा आपके पास है। फिर भी अगर आपको सुस्ती आ रही है निकालने की, तो हम निकाल के दे देंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपने कितने फंड्स भेजे, वो पैसे कहाँ चले गए। ये जो काम आज हम कर रहे हैं अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, ये काम भारत के सरकार को करना चाहिए। क्यों? आप किसी को धनराशि उठाकर यूं ही दे देते हो, उसके पीछे आप अपना एक मॉनिटरिंग टीम नहीं भेजते हो कि ये पैसा कहाँ यूज हुआ, कहाँ मिसयूज हुआ। ये तो आपको करना चाहिए। यहाँ तो पिक्चर उल्टा चल रहा है। आपको भेजना चाहिए था सीबीआई, ईडी वगैरह स्टेट में, उसके बाद हम पब्लिक को बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं सर, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ हम पब्लिक बता रहे हैं कि पैसों का गबन हुआ है, लाखों करोड़ों में गबन हुआ है और इस पे आप जांच करवाइए, तो आप जांच करवाने से भी मना कर रहे हो। तो ये कैसा ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट हुआ? सरकार पैसे किसके लिए भेज रहे हैं? उन हरामखोर नेताओं के लिए भेज रहे हैं कि आम जनताओं के लिए भेज रहे हैं? दुर्भाग्यवश मुझे ये शब्द का प्रयोग यहां से करना पड़ा। जो काम करते हैं, मेहनत करके काम कर रहे हो, मेहनत करके खाते हैं, उनको कहते हैं कि अपने श्रम का फल खाते हैं। जो हराम से आराम से बैठकर फ्री में इजी मनी खाते हैं, उन्हीं को तो हिंदी में हम हरामखोर कहते हैं। तो जो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं वो तो हुए ना। हराम के पैसे कभी हजम नहीं होते हैं, ये बात भी याद रखना चाहिए। कितना दिन तक खाओगे, और जितना दिन उछलोगे, जितना दिन मचलोगे, उतना ही दिन, उससे कई गुना ज्यादा दिन तड़पोगे, सरोगे।
क्योंकि लोगों की भलाई के लिए आपने कुछ नहीं किया, जितना किया अपने भलाई के लिए किया है। तो हम क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ कह रही हूँ कि मेरी भलाई करो, यहाँ कौन कह रहा है कि उसकी भलाई करो? हम कह रहे हैं कि अरुणाचल की भलाई करो। तो अरुणाचल में कौन कौन लोग हैं? वही लोग, नोटी अंकल, मेस मेस, तमेया ओंसी, तजर, ये लोग क्या अरुणाचल के लोग नहीं है? तुम्हारी भी भलाई के लिए हम यहाँ मांग कर रहे हैं। यहाँ थोड़े तो को शीतल अकेली की भलाई के लिए मांग कर रहे हैं। जब तुम्हारे भलाई के लिए, हमारे हम सब की भलाई के लिए हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम लोगों की गार में दुआ क्यों लगी हुई है? बेकार में क्यों आते हो यहाँ परेशान करने के लिए? अगर मैं यहाँ कुछ अपने लिए कुछ स्पेशल चीज की मांग करती तो बोलते ना, तो मिर्ची लगते ना। यार ये तो जाती हो रही है, अपने लिए मांग रही है, हम सबको छोड़कर। मैं आप सबके लिए मांग रही हूँ, हमारे लिए मांग रही हूँ। एक बार सीबीआई को भारत सरकार को भेजने दीजिए। यार मुझे कभी कभी जब मैं अच्छा से सोचती हूँ, क्या सीबीआई भी कोई मांगने वाली चीज होती है क्या? सीबीआई तो बिना मांगे थोपने वाली चीज होती है। थोपना चाहिए सीबीआई। लेकिन यहाँ हम भिखारन बन के, भिखारी बन के पिछले 2.5 महीने से मांग रहे हैं कि सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए, सीबीआई चाहिए। लोग नहीं मांगते सीबीआई, लोग भगाते हैं सीबीआई को। वो पूरा जाप मंत्र करते, अगरबत्ती वो दून जलाते, बोलते कि राम राम भैया जी मत आओ मत आओ, हम सब कुशल मंगल है। शनिदेव की तरह है सीबीआई। फिर हम वही उल्टा चीज मांग रहे हैं और वो भी आप लोग नहीं दे रहे हो। देने में हर्जी क्या है? अरे आज नहीं तो कल, आज से पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होना था, मैं तो भूल ही गई इस चक्कर में। आज से प्रारंभ हो रही है ना पार्लियामेंट का सेशन। शायद आज एडजॉर्न हो गई होगी, जैसा कि मेरा अनुमान है, क्योंकि हमारे देश के बहुत ही बड़े दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो हमारे नेताजी स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव जी के रिस्पेक्ट में शायद एडजॉर्न हुई भी होगी। फिर भी अब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, तो हम पार्लियामेंट में कहाँ कह रहे हैं कि हम औरतों के लिए एक अलग कानून बनाओ, हम औरतों को मर्द बना दो, ये तो नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि अरुणाचल वालों को अमेरिका भेज दो, हम ये नहीं कह रहे कि चांद में हमारे लिए भी जमीन दिलवा दो, हम ये नहीं कह रहे कि मंगल ग्रह में फूल उगवा दो। हम सिंपल लफ्जों में ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में आपके 2 सिपाही है, एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो दोनों को भेज दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, ताकि आप ही का पैसा बचत हुई कि नहीं हुई उसकी खबर तो आपको लेनी चाहिए, भारत सरकार को लेनी चाहिए कि आपने जो धनराशि भेजे, जो अमाउंट्स भेजे हैं, जो फंड्स आपने भेजे हैं, उनकी उपयोग हो रही है कि दुरुपयोग हो रही है। इससे फायदा किसको होगा? देश के इकोनॉमी को होगा, भारत के इकोनॉमी को होगा। मुझे थोड़े निजी तौर पे होगा कुछ फायदा। मुझे क्या जरूरत थी 1900 किलोमीटर पैदल चलवा दिया और गंदे गंदे लोगों को मेरे बीच में भिजवा कर मेरी बेइज्जती करवा दी। इतनी प्रताड़ित किया उसने, तिरंगे का धारण करने पर सवाल पूछवा दिया। तो देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, राज्य की इकोनॉमी को बचाने के लिए तो हम मांग कर रहे हैं ना कि सीबीआई दे दीजिए, ईडी दे दीजिए। हम देश हित के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हम देशभक्ति है, हम देश प्रेमी इंसान है। हम इस धरती माता को चूमते हैं। लोग कहते हैं जमीन के ऊपर लोग नहीं सोते हैं, लोग 5 स्टार होटल में सोते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे रजाई में, बड़े बड़े मोटे मोटे गद्दी में सोते हैं। अरे हमें तो इस जमीन से जो खुशबू मिलती है ना, वो खुशबू किसी और जो आपके परफ्यूम वगैरह गुची पूची में नहीं मिलता है। हमारी धरती माता की खुशबू ही एक निराली है। हम देश प्रेमी लोग हैं, देशभक्ति है। हमारा भारत अखंड भारत, हम भारतीय हैं। पूरे उत्तर पूर्वांचल में आप लोग जाइएगा, जितने भी मेरे यहाँ मित्र, पत्रकार मित्र भी जहाँ यहाँ जितने आए हुए हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ,
पूरे उत्तर पूर्वांचल में हमारे 7 सिस्टर्स है। 7 सिस्टर्स में 60 ऐसे राज्य हैं जो मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। पूरे 7 सिस्टर्स में से आपको अगर पूरा हिंदुस्तानी का जो एक सुगंध, एक हिंदुस्तानी का सुगंध जो आपको मिलेगा, एक भारतीय का जो सुगंध मिलेगा, वो केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी आप मणिपुर में जाइएगा तो वहां का रीजनल लैंग्वेज है, मिजोरम में जाइएगा तो वहां का रीजनल लैंग्वेज है, मेघालय जाइएगा तो वहां का रीजनल लैंग्वेज है, नागालैंड जाइएगा तो वहां का रीजनल लैंग्वेज है। इवन वो लोग अपना स्क्रिप्ट भी अपना रीजनल स्क्रिप्ट वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा अरुणाचल, हम 2 भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियली। पहला भाषा हिंदी, दूसरा भाषा इंग्लिश। और जितना हम अपने घर में हिंदी बोलते हैं उतना तो शायद यहाँ यूपी वाले, बिहार वाले भी नहीं बोलते होंगे। हमारे बच्चे पैदाइशी हिंदी बोलने लगते हैं। भले हमारे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हो सकती है, लेकिन हम बहुत ज्यादा जो टिपिकल जो एक साहित्य वाली भाषा होती है संस्कृत से जो निकल के आते हैं वो हम नहीं बोल पाते, लेकिन काम चलाओ हिंदी हम बढ़िया बोलते हैं, जिससे अगले को समझ में आए और हमें खुद समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं और वो क्या ग्रहण कर रहे हैं। इतना तो ठीक ठाक हिंदी हम लोग अरुणाचल में प्रैक्टिस करते हैं। और अरुणाचल ही एक ऐसा राज्य है जहाँ राजस्थानी खुश है, पंजाबी खुश है, बंगाली खुश है, बिहारी खुश है, मरवाड़ी खुश है, मराठिया खुश है, मलयाली खुश है, सब के सब खुश है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल एक मिनी इंडिया है। पूरे इंडिया में अरुणाचल एकमात्र ऐसा स्थित है जहां पूरा भारत के लोग वहां पे बसते हैं, और वो भी आपसी प्रेम भावना के साथ, एक दूसरे के साथ में जो हमारा जो एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन है, वो इतना गहरा है, इतना तगड़ा है कि हम आपस में एक दूसरे से प्यार से हम रहते हैं। और वही अरुणाचल है जहां पर हम हर सुबह उठकर हम राष्ट्रगान से प्रारंभ करते हैं और शाम को सूरज ढलते ढलते हम वंदे मातरम गाते हैं। कुछ कुछ राज्य में तो मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ कुछ राज्यों में तो लोग विरोध करते हैं, इतने कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। हम इतने देश प्रेमी, देशभक्ति लोग हैं अरुणाचल प्रदेश, और बेकार में पीछे पड़ा हुआ है वो ड्रैगन वाले, क्या कहते हैं उसको, चीन पीन चाइना पाइना। अरे कुदरत ने हमें ऐसा, हम पहाड़ी प्रदेश में रहते, हमें छोटी आंखें दी है, चपटा नाक दिया है, तो हम क्या करें? दिल तो अपना हिंदुस्तानी है ना। तो बेकार में चाइना वाले आते कहते कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, हमारा अंग है, अरुणाचल के तरफ बढ़ते रहते हैं, गैर कानूनी तरीके से अरुणाचल की तरफ कदम बढ़ाते रहते हैं। हम बार बार कहते कि भाई हम नहीं चाहिए तुम्हें, तुम दिखते होंगे हमारी तरह, तुम्हारे भी नाक छोटे होते होंगे, आंखें छोटे होते होंगे, लेकिन कम से कम गनीमत है कि हमारी आंखें चाइना वाले से थोड़ा बड़ी है। चाइना वाले के ना ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे ना हमने एक ब्लेड मार दिया, आंखें इतना ही होता है, हमारी तो कम से कम खुलती है। तो बेकार में चाइना वाले क्लेम करते रहते हैं, वहां जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, भूटान वाले परेशान करते हैं, म्यांमार वाले परेशान करते हैं, और यहाँ हम खुद चिल्ला चिल्ला कर हम बड़े गर्व से हम भारतीय भारतीय, हम हिंदुस्तानी है कह के हम इतने ऊंचे आवाज बुलंद करते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान का नाम खराब करने के लिए कुछ चोर लोग वहां बैठे हुए हैं। भारत के सरकार जो प्यार और जो प्रसाद हमें बेचते हैं, हमारे प्रसाद को गंदा करके वो वहां नाले में बहाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या नारा है? अखंड भारत, सौभाग्य भारत, विकास भारत। तो विकास भारत तो खैर बहुत दूर हो गई, आपने विकास के लिए ही वहां पे जो प्रसाद आपने भेजे थे, विकास को तो वहां आने नहीं दिया, प्रसाद को गंदा कर दिया। बाकी प्रसाद से सारे रस को चूस के निकाल के उन्होंने अपने पास रख लिया, और उसके बाद में अब अखंड भारत हम विश्वास करते हैं, क्योंकि अखंडता हमारे अरुणाचल में बसती है, छलकती है।
और सुनहरा भारत। तो हम भारत के निर्माण में, भारत के वासी अगर भारत के निर्माण के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके लिए सोचेंगे? पड़ोसी देश के लिए सोचेंगे, बांग्लादेश के लिए सोचेंगे, पाकिस्तान के लिए सोचेंगे? अरे हमारे अरुणाचल की तो ये स्थिति है, वहां की राजनेता क्या कर रहे हैं? पिछले 40 साल से अरुणाचल को एक स्वतंत्र राज्य का एक उनको अपना एक स्टेटस मिला हुआ। उससे पहले हमारा अरुणाचल का नाम था नेपा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, दिल्ली की तरह वो भी एक यूनियन टेरिटोरी था। लेकिन उसको यूनियन टेरिटोरी से निकाल के उसको एक स्वतंत्र राज्य का स्टेटस दिया, इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दिया गया। उसके बाद आज 40 साल हो रहे हैं। तो 40 साल जब से उसको स्टेटहुड मिला 1987, 20 फरवरी 1987, तब से लेकर के आज तक क्या विकास किया अरुणाचल में? फंड तो बराबर भेजते रहे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, योजनाएं तो बराबर बनाते रहे, भारत के हर एक निवासी के लिए, हर एक राज्य के हर एक निवासी के लिए बनाते रहे योजनाएं। उसी तरीके का योजना अरुणाचल, यहाँ तक कि अरुणाचल तो एक ट्राइबल स्टेट है, हिली स्टेट है, तो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हुए में वहां फंड बनाकर वो लोग प्लानिंग कमीशन भेजते थे पहले। अब नीति आयोग है, तो नीति आयोग भी उतने ही सक्रिय जितने प्लानिंग कमीशन इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड है, नीति आयोग अपना हिंदी वर्ड है, बात तो एक ही है। लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब भेजते हैं नीति आयोग हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर भेजते हैं। अच्छा स्कूल हो, अच्छा अस्पताल हो, कम से कम पक्की सड़कें हो, बिजली घर घर पहुंचे, स्वच्छ पानी घर घर पहुंचे। ये तो एक इतना एक मतलब क्या बोले, ये एक कंप्लीटली एक जो हमारे डेली नीड बेस के एक एसेंशियल कमोडिटीज है, इसके ऊपर डेवलपमेंट की बात होती है। ये जो एक जरूरत होती है रोजमर्रा की जिंदगी की, ये मामूली चीजें हैं, और यही मामूली चीजें ही हमारे वहां पर नहीं हो रही है। उसके बाद हम प्रगति की बात करेंगे ना। डेवलपमेंट कहाँ होगा? एक क्वालिटी देखी जाती है। एक मामूली स्कूल आपने ढंग से नहीं बनाया तो क्वालिटी वाला स्कूल कब बनाएंगे? 3D वाला क्लासरूम कब बनेगा? डिजिटल वाला क्लासरूम कब बनेगा? आपके पास तो एक टूटा फूटा वो बैम्बू का, कांच का, लकड़ी का घर तक ठीक ठाक नहीं है स्कूल का। अच्छा, कितने ऐसे ऑफिसर्स और कितने ऐसे मिनिस्टर्स और एमएलएस के बच्चे होते होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते होंगे? एक भी नहीं ना। तो वो जो महंगे महंगे स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो पैसे कहाँ से लेते हैं लोग? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताओ, शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर का ऑफिशियल बंगला तो नहीं है, लेकिन अगर बंगला होता, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं बनाया, इसका आप लोगों को मतलब जवाब उनसे मांगना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है, हमारा काम, चलो कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरुआत करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विधायक होते हैं, जो एमएलए है, जिसको हम वोट देकर जिताते हैं, एमएलए बनने के बाद वो लोग ईटानगर पहुंचते हैं, राजधानी में। ईटानगर पहुंचकर वहां पे जो उनको एमएलए कॉटेज दिया जाता है, उसके पैसे कहाँ से आते हैं? उनका घर का जो नौकर है, उनकी सैलरी भी उस एमएलए के पॉकेट से नहीं जाता है, वो भी सरकारी खजाने से जाता है। उनका ड्राइवर का जो सैलरी है वो भी सरकारी खजाने से जाता है। उनके घर में जो खाना पकाती है दीदी, जो अम्मा, उसकी सैलरी भी सरकारी खजाने से जाता है। और जो बंगला वो बेच रहे वो सरकारी खजाने से है, जो बिस्तर वो सो रहा है वो सरकारी खजाने से है, और जो गाड़ी वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी सरकारी गाड़ी है, और जो तेल फ्यूल जो चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, भरवा रहा है वो भी सरकारी है। तो सारी चीजें उसको फ्री में क्यों दी जाती है? उसके ऊपर फिर उनको अलग से सैलरी दी जाती है महीने का। क्यों? क्योंकि उसको हमने पूरे 5 साल के लिए हमने अपना नौकर नियुक्त किया हुआ है, जनता का नौकर। तो जनता का नौकर वो हुआ तो मालिक कौन हुआ? जनता हुआ ना। अब नौकर उल्टा पलटवार करके जनता पर ही सीना जोड़ी कर रहा है।
उसको सैलरी दी जाती है, उसको फ्री का खाना मिलता है, फ्री का बिस्तर मिलता है, फ्री का एसी मिलता है, फ्री का बंगला मिलता है, फ्री का गाड़ी मिलता है। किसने दिया? हमने दिया ना, हमने दिया, जनता ने दिया उसको, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। और सरकारी खजाने, स्टेट एक्सचेकर बोलते हैं ना, सरकारी खजाने में पैसे कहां से आते हैं? जो रेवेन्यूज कलेक्ट होती है। तो रेवेन्यूज कहां से कलेक्ट होते हैं? जनता से कलेक्ट होती है। तो मालिक कौन हुए? जनता हुए कि वो माननीय विधायक महोदय मालिक हुए? तो जो मालिक है, मालिक को आप तड़पा रहे हो, मालिक को आप इतना सता रहे हो, उसके ऊपर आप सीना जोड़ी करके आंखें दिखाकर बोल रहे हो कि तुम लोग नौटंकीबाज हो। क्या हजम होती है ये बात? बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप सबको अपने अंदर झांक कर प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर हमारा सिस्टम किस ओर जा रहा है, किस दिशा बढ़ रहा है। अभी आप लोग, आज तो डिजिटल का वर्ल्ड है, हमारा इंडिया में भी बहुत कुछ बन गया है। तो एक बार आप लोग नरेंद्र मोदी जी का प्रोफाइल चेक कीजिए, हमारा जो देश का जो प्रधानमंत्री जी है उनका प्रोफाइल चेक कीजिए। नरेंद्र मोदी जी के पास में अचल चल अचल कितनी संपत्ति है, कितने पैसे है? आप लोग एक बार प्रोफाइल चेक करके आइए, फिर नेक्स्ट धरने में मुझे बताइएगा। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, मोदी जी के पास जितनी पूरे उसकी जीवन में अभी उसकी आयु भी कितनी हो गई होगी, तो 70 के ऊपर तो हो ही गए होंगे। तो 70 साल का जो व्यक्ति है और देश का जो प्रधानमंत्री बन चुका है, उसके अकाउंट में अभी तक मुझे नहीं लगता कि 5 करोड़ भी पैसे होंगे। लेकिन जो 42 साल का लड़का, मेरे उम्र का लड़का, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, उसके अकाउंट में ऑफिशियली 163 करोड़ रुपीस है। तो अनऑफिशियली कितने होंगे? तो जरा इस बच्चे से पूछिए, पिताजी मोदी जी, कि बेटा तुम्हारे उम्र में तो मैं चाय बेचता था या कुछ भी कारोबार करता था, तुम इतने कम उम्र में इतने 100-150 करोड़ रुपए कहां से लेके आए हो? देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप 1000 करोड़ के मालिक हो। आपका दिल साफ होना पड़ेगा, आपकी नीयत साफ होनी पड़ेगी, आपका ईमान सही होना पड़ेगा, तब जाकर के आप देश की सेवा कर पाओगे। जो इंसान खुद चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं पहले से बिजनेसमैन रहा हूं, पहले से बिजनेसमैन हूं, तो बिजनेसमैन तो ज्यादा बिजनेस ही करेगा ना, वो जनता की सेवा करने के पीछे भी अपना फायदा देखेगा। चलो मैंने आपको 2 कप चाय पिला दिया, तो मेरे चाय में कितने शक्कर गए, कितनी चाय पत्ती गई, कितना दूध गया, और उसमें मेरा एलपीजी गैस कितना खर्चा हो गया। फिर उस चाय को बनाने वाले को मैंने सैलरी दिया, तो आपके लिए चाय बनाते वक्त कितना मिनट उन्होंने काम किया, उसकी क्या पैसा गई होगी। यही तो वो सोचेंगे ना। वो थोड़े सोचेंगे कि नहीं अभी हमको जनता का सेवा वो करता है जिसके अंदर कोई मोह माया नहीं होती है, जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल और केवल वो अपने सिद्धांतों पर चलता है और अपने लोगों की भलाई के लिए सोचता है। ये तो प्रधानमंत्री जी तो खैर वो प्रधान है, तो थोड़ा बहुत उसके पास होंगे भी, उनसे एक स्टेप नीचे आते हैं यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। जरा उनका भी आप लोग बायोडाटा निकालिएगा, प्रोफाइल निकालिएगा गूगल से, कि उनके पास कितनी संपत्ति है। बहुत सारे पार्टियों का राज रहा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुत सारे पार्टियों का राज रहा है। लेकिन जो बाहुबली वाला जो गुंडा राज था ना, वो कोई पार्टी नहीं मिटा सका था। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको 0-0 कर दिया। उत्तर प्रदेश का हाल देखिए, जब हम पैदल चलकर आए थे, हमारा पहला एंट्री खुशीनगर हुआ था। खुशीनगर की सड़कों का हाल आप लोगों ने देखा है, कितना सिस्टमेटिक, कितना ऑर्गेनाइज हुए में, ऐसा लगा कि मानो हम एक अलग देश में आ गए हैं। हमें पता भी नहीं था कि हमारे भारत में इतनी खूबसूरत शहर भी होती है। तो मतलब एक जो वातावरण, जो एक एनवायरनमेंट उन्होंने बना के रखी हुई है, जो एक सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज का,
अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, अपना एक निकला था ना दबंग त्यागी, क्या त्यागी था उसका पूरा नाम, श्रीकांत त्यागी, यस, बड़ा हीरोगिरी था वो, और महिलाओं पर शोषण वोषण कर रहा था, चश्मा उश्मा डाले, बड़ा मतलब अपने आप को बीजेपी का, किसान मोर्चा का, क्या का वो बता रहा था। और मीडिया वाले उनके पीछे पड़ गए थे। मीडिया वालों ने तो ये बवाल मचा दिया था कि बीजेपी वाले भी ऐसे शोषण करते, ऐसे दादागिरी करते, बीजेपी वाले पब्लिक पर ये करते वो करते। हमारे योगी जी ने क्या किया, 24 घंटे के अंदर उसका घर तुड़वा दिया, बुलडोजर चलवा दिया। चीफ मिनिस्टर को ऐसा होना चाहिए, उसको कहते हैं डायनामिक। रहे भी होंगे वो श्रीकांत त्यागी जी बीजेपी के, कुछ भी रहे होंगे, योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आप हमारे पार्टी से हो कि कहां से हो, लेकिन आपने गलत किया है तो आपका साथ हिसाब बराबर होगा। तो हम यही बात तो श्रीमान पेमा खांडू जी से कहते हैं कि आपके साथ, आपके जो बंदे हैं, आपके समक्ष जो आपके साथ रहते हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं तो उनकी गलती की सजा दीजिए ना उनको। आप क्यों उनके साथ खुद को फंसाते जा रहे हैं? अगर आप पाक साफ हो तो कितने अच्छे अच्छे उदाहरण है भारत देश में। अभी आप लोग अगर ब्लेड से छीलोगे तो ये हमारा तो इंसानी खून निकलेगा, लेकिन उन लोगों का क्या है कि यहां से भी खून नहीं निकलेगा, कमल का फूल निकलेगा। इस तरीके से वो लोग अपने आप को बताते हैं कि हम बीजेपी है, हम बीजेपी है। अरे 4 दिन पहले कांग्रेस में थे ये लोग, जुमा जुमा 4 दिन नहीं हुआ है। अब देखिएगा बाद में जब यहाँ अगर केंद्र में यूपीए की गठन से सरकार बनती है या फिर थर्ड पार्टी की सरकार बनती है या बीजेपी को 1-2 वोट से पीछे हटना होगा ना, तो यही लोग होंगे तुरंत सबसे आगे भागेंगे, जय कांग्रेस करके। इनको बीजेपी से कोई लगाव नहीं है, बीजेपी के उसूलों से कोई लेना देना नहीं है इनको। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या कहती है उनको उनसे मतलब। इनको तो ये भी नहीं पता कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे। जरा पूछिए इन लोगों से कभी फुर्सत में, आप क्या जानते हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच कैसी थी पूछिए। हमारी सुषमा स्वराज जी कैसे, किन नजर से देखती थी देश को, जरा पूछिए इनसे, इनको तो कुछ पता नहीं होगा। यही लोग सबसे आगे भागेंगे कांग्रेस। अभी जो खून नस काटने पर कमल का फूल गिरता है ना, तो थोड़े दिनों के बाद फिर वही नस काटेंगे तो वहां से हाथ निकल के आएंगे। लेकिन हम कभी किसी पार्टी के अगेंस्ट या पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोलते, लेकिन हमने वोट जरूर बीजेपी को दिया है। इसलिए दिया है कि मोदी जी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा सपना दिखाते हैं, हमें एक सुनहरा भारत बनाने की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की बात करते हैं। तो हमने भरोसा किया मोदी जी पर और हम अभी भी उन पर भरोसा किए बैठे हैं। इसीलिए उसी भरोसे के चलते हम उनसे मांग कर रहे हैं कि आप हमारे राज्य से भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकिए, मिटाइए भ्रष्टाचार को। सुनहरा भारत बनाने के लिए पहले आपको सुनहरा अरुणाचल बनाना पड़ेगा, तो पहले अरुणाचल से शुरुआत कीजिए। इसीलिए हमने मोदी जी को वोट दिया। और जिन लोगों के घपलाबाजी के मुद्दे को लेकर के मुझे कभी कभी ताज्जुब होती है, जिन लोगों के घपलाबाजी के मुद्दे को लेकर के आपने एक इश्यू बनाया, मुद्दा बनाया, कहा कि कांग्रेस मुक्त अरुणाचल होगा, भ्रष्ट मुक्त अरुणाचल होगा, नंबर 1 स्टेट होगा इंडिया का अरुणाचल प्रदेश, करप्शन फ्री स्टेट होगा, बोल बोल के कांग्रेस ने ये चोरी की, ये घपलेबाजी की, कांग्रेस ने ये किया, ये फंड का मिसयूज किया, इस पे व्हाइट पेपर चाहिए, इस पे ये चाहिए, जीडीपी गिरवा दिया, बोल बोल के आपने उस कांग्रेस की सरकार को खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद में वही सारे लोग, जिन लोगों के ऊपर आपने आरोप मले थे, वही सारे लोग चलकर आज आपकी बीजेपी के कैंप में आ गए और बीजेपी का चोला धारण कर लिया, तो उनके सारे पाप मिट गए, उनकी सारी चोरी कहां गायब हो गई। तो अब बोलते हैं कि देयर इज नो करप्शन, और हमें कह रहे कि हम राजनीति कर रहे हैं, आम जनता राजनीति कर रहे हैं, सरकार के साथ आंख मिचोली खेल रहे हैं। तो हम राजनीति करें तो मतलब किस आधार पे करें? जरा भाइयों आप लोग ही हमें बताइए, हम करें तो राजनीति किस आधार पे करें? क्या हम पेमा खांडू जी से ये कहें
कि आप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दो, मैं तो को शीतल मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ और तमे तू भी होम मिनिस्टर बनने वाला है। बामंग पेलिक्स आप खाली कर दीजिए। जागो मामले फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाला है, डिप्टी सीएम बनने वाला है, चौना मैन आप खाली कर दीजिए। मतलब ना हम किसी दल के मेंबर है, ना हमारा कोई राजनीतिक दल है, ना कुछ है। हम सिंपली आम पब्लिक है, जनता है, और वो भी बीजेपी को वोट मारने वाले जनता है। हमने बीजेपी को वोट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखकर दिया था। कौन क्या है हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और बीजेपी में जो अच्छे अच्छे नेता थे राज्य के, जो जिन्होंने बीजेपी की स्थापना की थी, जिन्होंने झाड़ू लगाई थी कांग्रेस सरकार को, वो सारे नेता इस बार के इलेक्शन में हार चुके हैं। तो उनको हराया किसने है? यही हमारे मोस्ट डायनामिक, हैंडसम, यंग, एनर्जेटिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने। क्योंकि उनको उनसे ज्यादा अनुभवी और उनसे ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट ओहदेदार वाले कोई नहीं चाहिए थे मंत्रिमंडल में। वो मेरे ही उम्र का लड़का है, मैं उनसे एक दिन बड़ी हूँ, वो मुझसे एक दिन छोटा है। मैं 20 अगस्त की पैदाइशी हूँ तो वो 21 अगस्त का पैदाइशी है, इसीलिए मैं भाई भाई कहती रहती हूँ। चलिए कुछ घंटों के लिए सही, एक दिन के लिए तो बड़ी हूँ ना। तो उनको ये हजम नहीं होता है कि कोई 75 साल का या 55 साल का कोई इंसान उनके समक्ष बैठे हैं और वो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ना कह के बेटा या भाई कह दे, तो उनको बर्दाश्त नहीं होगी। इसीलिए बीजेपी के अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को हरा दिया, जो मुख्यमंत्री का भी दावेदार कर सकते थे, तो सबको साइडलाइन किया ना। करने के बाद आपने अपना रास्ता साफ किया और आप आराम से रूल कर रहे हो, मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब इसको कैलकुलेशन करके देखिए, मतलब हम राजनीति कैसे खेल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज तक कहते कि हम राजनीति खेल रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इंग्लिश वर्ड है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड कहते हैं। तो मोटिवेशन यहाँ कहाँ से आएगा? जैसे कि जिस तरीके से उन लोगों ने इल्जाम लगाया ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आपांग साहब के ऊपर, उसका मोटिवेशन करने से मतलब मीनिंग क्या निकलेगा, समीकरण क्या निकलता है? वो खुद एमएलए हारे हुए हैं, मुख्यमंत्री तो वो बन पाएंगे नहीं, तो इसमें पॉलिटिकल मोटिवेशन कहाँ से हो रहा है? और जैसे फॉर्मर मिनिस्टर हारे हुए गोजन गांधी जी, मतलब मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है। इसका ना पूरा कैलकुलेशन आप लोग ड्रॉ करके हमें समझा दीजिए कि आपका ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है, शुरुआत यहाँ से होती है और इसका खत्म यहाँ पे होता है, इसीलिए आप लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हो बहुत। अगर हम पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते तो हम कुछ और करते ना। हम सीबीआई और ईडी की मांग क्यों करते हैं? उससे क्या किसी राजनेता का नुकसान नहीं होगा? समझ से बाहर है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रही है। खैर अभी हमने, अरे बाप रे 1 बज गए। अभी हमने पहला मेमोरेंडम दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, दूसरा हमारा जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, फिर जाएंगे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, उसके बाद बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट को जाएंगे, सेक्रेटरी को जाएंगे। हम धीरे धीरे करके मेमोरेंडम्स देते जाएंगे और जितना हो सके हम कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात करने की। हमारी मांग केवल एक ही है, हमें सीबीआई चाहिए। अरे सीबीआई को लोग इतना डरते कि राम 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 करते हैं। हम सीबीआई को गले लगाने को तैयार है तो वही नहीं दे रहे। बेचारे हमारे सीबीआई की कितने लायक दिग्गज अफसर होंगे जो बिना काम के दफ्तर में यूं ही पड़े हुए होंगे, उनको जरा हमारे साथ भेज देते तो थोड़ी सी उनका सैर सपाटा भी हो जाता अरुणाचल का। थोड़ा सा वो पहाड़ियों पे फ्रेश, वादियों पे फ्रेश हवा भी खा लेते। तो हम तो सीबीआई लेकर ही जाएंगे। अब देना भिजवाना नहीं भिजवाना भारत सरकार के ऊपर है। या तो आप हमें सीबीआई साथ में देके अरुणाचल आराम से ट्रेन पे बिठा दीजिए, टाटा बाय बाय करके भेज दीजिए, नहीं तो आप यहीं पर हमारा यही सड़ा हुआ मुंह आप बर्दाश्त करते रहिए।